हेलो फ्रेंड्स, क्या हार्ट के पेशेंट्स जिनको किडनी का भी प्रॉब्लम है उन्हें एस्पिरिन लेना चाहिए? एस्पिरिन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि वो किडनी का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ करता है। यदि किसी व्यक्ति का किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वैसे केसेस में एस्पिरिन लेना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। पर हार्ट के लिए एस्पिरिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवा है, क्योंकि एस्पिरिन खून पतला करता है और इसके बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं हैं। दूसरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन जैसे कि क्लोपिडोग्रेल, प्रासुग्रेल, टिकाग्लोर जो है वो भी खून को पतला करती है, लेकिन पतला करने का तरीका अलग होता है। एंटीकोएगुलेंट्स भी खून पतला करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक वाले पेशेंट्स के लिए एस्पिरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दवा है। पर अगर किसी पेशेंट को किडनी का भी प्रॉब्लम है तो क्या उसे वो लेना चाहिए? क्या ये नुकसान करेगा, और नुकसान करेगा तो कितना नुकसान करेगा, और क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमने ऑलरेडी एक बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया था कि एस्पिरिन किडनी पर कैसे इफेक्ट कर सकता है। ये इस टॉपिक का थोड़ा डिटेल डिस्कशन है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। यूजली अगर किसी पेशेंट को अर्ली स्टेज में किडनी फेलियर है तो वैसे पेशेंट में अगर आप लोअर डोज एस्पिरिन यानी 75 मिलीग्राम एस्पिरिन लेंगे तो कुछ सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी पेशेंट को एडवांस किडनी फेलियर है तो आपको ज़्यादा सतर्कता रखनी पड़ेगी। अर्ली स्टेज में उतना ज़्यादा किडनी का परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, किडनी का ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इसलिए अर्ली स्टेजेस में आप अगर एस्पिरिन ले तो बुरा नहीं है। खासकर अगर आपका पेशेंट का कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ज़्यादा है, मान लीजिए पेशेंट को एंजियोप्लास्टी हुआ है तो वहाँ पे आपको खून पतला करना आवश्यक है, नहीं तो स्टेंट में क्लॉट हो जाएगा, पेशेंट का जान का खतरा हो जाएगा। कोई भी अगर हार्ट अटैक आता है तो मृत्यु का दर लगभग 25 से 30% तक चला जाता है। तो वैसे केसेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि किडनी के डैमेज होने का या प्रॉब्लम्स होने का चांस 1% से भी कम है। ज़्यादातर केसेस में मैंने आज तक कम से 15 साल की प्रैक्टिस में एक भी केस ऐसा नहीं देखा जिसमें किडनी को कंसिस्टेंट डैमेज होने की वजह से मुझे एस्पिरिन को बंद करना पड़ा हो, और एस्पिरिन बंद करने के बाद किडनी का फंक्शन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया हो। ऐसा यूजली नहीं होता, इसीलिए एस्पिरिन को बहुत सीवियर प्रॉब्लम करने वाली दवाई नहीं माना जाता है। हाँ, अगर हायर डोज एस्पिरिन लेते हैं, कई डॉक्टर्स 325 मिलीग्राम एस्पिरिन डेली प्रिस्क्राइब करते हैं, कई लोग 150 करते हैं। हायर डोज पे अगर आप इसको देते हैं तो डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, उन लोगों में खासकर जिनका किडनी पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है। यदि किसी व्यक्ति का किडनी कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो वैसे केस में डैमेज होने का चांस कंपेरेटिवली कम है। वैसे पेशेंट में आप ये कर सकते हो कि अगर स्टेंट ताज़ा है, हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, रिसेंटली पेशेंट को स्टेंट लगा विद इन लास्ट 6 मंथ्स, तो आप एटलीस्ट पहले 6 मंथ्स तक उसको एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल दोनों दें। बाद में आप एस्पिरिन को बंद करके सिर्फ क्लोपिडोग्रेल को कंटिन्यू कर सकते हैं, या टिकाग्लोर, प्रासुग्रेल, ये दोनों उसी ग्रुप की मेडिसिन है। इन तीनों में से कोई एक को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे केस में प्रेफर आप टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल को करते हो, क्योंकि वो क्लोपिडोग्रेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो अगर अकेला योद्धा की तरह उसको लड़ना है तो आप कोशिश करोगे कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा को लो। तो वैसे उस केस में आप टिकाग्लोर और प्रासुग्रेल में से एक को ज़्यादातर प्रेफर करते हो, एस्पिरिन को थोड़े टाइम के लिए बंद कर देते हो। पर अगर क्लॉटिंग का रिस्क ज़्यादा है, हार्ट अटैक का रिस्क ज़्यादा है, तो थोड़े समय के लिए आप कोशिश करते हो कि पेशेंट को एस्पिरिन 75 मिलीग्राम यानी लो डोज में एस्पिरिन दे दिया जाए। यदि ऐसा होता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा और किडनी डैमेज होने लगती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे केस में आप ये असेस करते हो कि किडनी को डैमेज हो रहा है या नहीं, बेसलाइन क्रिएटिनिन वैल्यूज़ कितनी है, देने के बाद बिगड़ तो नहीं रहा। मान लीजिए अगर आपने किसी को एस्पिरिन स्टार्ट किया और 15 दिन 1 महीने बाद आप किडनी के वैल्यूज़ को रीअसेस किया, आपने पाया कि क्रिएटिनिन 1 के बदले 2 हो गया, 2 के बदले 3 हो गया, वहाँ पे फिर आपको शायद एस्पिरिन को रोकना पड़ सकता है। पर जैसा कि मैंने कहा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है। अगर आप 75 मिलीग्राम्स का डोज देते हैं, और अभी तक इतने सालों में मुझे एक भी केस में करने को नहीं मिला, ऐसा प्रॉब्लम सामने नहीं आई, तो इसलिए मैं एटलीस्ट ये मान के चलता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। इनफैक्ट हमारे ग्रुप्स में भी ऐसा कभी भी शायद ही डिस्कशन हुआ हो कि किडनी का प्रॉब्लम के लिए हम एस्पिरिन यूजुअली नहीं देते, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स उस पॉइंट को थोड़ा सा डिसरिगार्ड करके देते हैं एस्पिरिन, क्योंकि किडनी का ब्लड सप्लाई इससे थोड़ा कम ज़रूर होता है। पर अनलेस आपका किडनी का ब्लड सप्लाई पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, किडनी का फंक्शन पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड हो, किडनी ऑलरेडी एडवांस स्टेज ऑफ फेलियर में हो, तब तक बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ज़्यादातर आप प्रैक्टिकली मान के चल सकते हैं कि इन दोनों केसेस में आपको हार्ट के इशू को ज़्यादा तरजीह देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए किडनी वर्सन कर रही है, किडनी को प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आपको थोड़े दिन के बाद बंद करना पड़ेगा। पर एटलीस्ट शुरुआती पीरियड में अगर किडनी थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ है भी तो भी आप कई बार
एस्पिरिन को पेशेंट को देते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद रीअसेस करते हैं या रीमॉनिटर करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग पे पेशेंट को रखते हैं, पेशेंट को प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं कि हम एस्पिरिन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, क्या इश्यूज आ सकते हैं, अगर किडनी डैमेज होती है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिन में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और क्या फ्रीक्वेंसी से टेस्ट वगैरह करना चाहिए। ये सारा चीज़ हमें पेशेंट को समझाना आवश्यक है। तो इससे थोड़ा सा फ़ायदा आपको होगा। अगर पेशेंट को ऑलरेडी किडनी का प्रॉब्लम है तो ज़्यादातर केस में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर केस में अगर किडनी ऑलरेडी प्रॉब्लम में भी है, कॉम्प्रोमाइज़ भी है, तो भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई पेशेंट और कोई नेफ्रोटॉक्सिक मेडिसिन भी ले रहा है, जैसे एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज भी ले रहा है, वो भी कभी कभार किडनी पर असर कर सकती है, तो वैसे केस में आपको थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेडिसिन हैं उतना ज़्यादा थोड़ा रिस्क बढ़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। यदि कोई पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेटेड है या एस्पिरिन से कोई पेशेंट को अगर ब्लीडिंग रिस्क हो रहा है, तो फिर आप एस्पिरिन को बंद करके सिंगल एंटीप्लेटलेट पे कंटिन्यू करते हैं। अगर क्लॉटिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी खून का थक्का बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वैसे केस में जोखिम लेके कई बार आपको एस्पिरिन कंटिन्यू रखना पड़ता है। लो डोज पे रखेंगे, रेगुलर मॉनिटरिंग पे रखेंगे, लेकिन फिर भी कई बार ऊपर वाले का नाम लेके एक तरह से आपको चालू करना पड़ता है कि जो होगा देखा जाएगा। अगर पेशेंट की अगर जान ही उस पर डिपेंडेंट है और वो दवा पर उसकी ज़िंदगी निर्भर है, तो उसको हमें देना पड़ता है, क्योंकि स्टेंट थ्रोम्बोसिस या हार्ट अटैक अगर आता है, भले उसका 1-2% रिस्क है, लेकिन मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता है। किडनी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है तो भी चांस 1% से भी कम है, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ होती भी है तो मोस्टली आपको थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि पेशेंट की एक दिन में आपने एस्पिरिन दिया और 24 से 48 घंटे में किडनी पूरी फेल हो गई और आपको कुछ करने का टाइम ना मिला। ऐसा यूजुअली नहीं होगा, आपको मोस्ट केसेस में टाइम मिलेगा, और अगर किडनी का थोड़ा फंक्शन डिटोरिएट होता भी है तो आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे केसेस में अगर किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है तो एटलीस्ट आप 75 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज मत दीजिए, 75 मिलीग्राम्स ही दीजिए। नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी के डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए कि पेशेंट का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है, किडनी को प्रॉब्लम तो नहीं होगा, अगर होगा तो क्या चीज़ें करने की आवश्यकता है। पेशेंट को भी थोड़ा-सा उस बारे में सजग करवा दीजिए। किडनी के लिए क्या-क्या चीज़ें अच्छी है, क्या-क्या चीज़ें बुरी है, इस पर भी फोकस कराइए और पेशेंट को भी अवेयर कराइए, और कौन-कौन सी चीज़ों से किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, कौन-कौन सी चीज़ों से किडनी में सुधार हो सकता है, वो चीज़ों को भी पेशेंट को बताइए। पानी पेशेंट को ज़्यादा लेने को बोलिए, कई बार बहुत सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो किडनी द्वारा फ्लश आउट हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम नहीं होना चाहिए। वैसे केस में आप थोड़ा कोशिश ये करिए कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, क्योंकि किडनी में एस्पिरिन से डैमेज कब होगा, जब किडनी का ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ होगा किसी डिहाइड्रेशन की वजह से या किसी और दवाई वगैरह की वजह से, क्योंकि ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है किडनी की नलियों को डायलेट करता है, तो किडनी का ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है। यदि किसी कारण से ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो गया तो किडनी को डैमेज होने का चांस बढ़ सकता है। तो बीपी उतना ज़्यादा ड्रॉप मत होने दें, थोड़ा हायर साइड पे बीपी को मेंटेन करेंगे तो चलेगा। पेशेंट को हार्ट के मद्देनज़र और किडनी के मद्देनज़र लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप पेशेंट को ट्रेन करेंगे कि वो किस तरह से अपने बॉडी का, किडनी का, हार्ट का, सब चीज़ का ध्यान रखे। और हर 15 डेज़ या 1 मंथ में आप रेगुलर मॉनिटरिंग में पेशेंट को बुला सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं, और जब आपको लगता है कि किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो बंद कर दीजिए। यदि लगता है कि स्टेबल है और कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर कंटिन्यू रखिए। जब तक आपको हार्ट के हिसाब से एस्पिरिन की आवश्यकता है तब तक कंटिन्यू रखिए। जहाँ 6 महीना या साल भर निकल गया और स्टेंट के ऊपर एंडोथेलियम की लेयर जम गई, उसके बाद यूजुअली स्टेंट में क्लॉटिंग नहीं होता है, तो फिर आप सिंगल एंटीप्लेटलेट पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। पहले 6 महीना थोड़ा ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पहले 6 महीना स्टेंट में ज़्यादातर क्लॉटिंग या ब्लीडिंग का प्रॉब्लम जो भी है सबसे ज़्यादा पहले 6 महीने में ही होता है। तो पहले 6 महीना आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा देते हैं। एक बार 6 महीना निकल गया तो फिर कंपैरेटिवली आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं, फिर आप एक दवा भी कंटिन्यू रखेंगे तो भी क्लॉटिंग का रिस्क उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर हार्ट का पेशेंट है जिसका अगर रीसेंट स्टेंटिंग हुआ है या बाईपास हुआ है, तो वहाँ आपको रिस्क लेके एस्पिरिन देना पड़ता है। अगर किडनी कॉम्प्रोमाइज़ भी है तो आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, पेशेंट को लोएस्ट डोज एस्पिरिन का देते हैं, सावधानियाँ ज़्यादा रखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर पेशेंट की जान उस पर डिपेंडेंट है तो फिर कई बार देना पड़ता है। किडनी पर जो एस्पिरिन का असर है वो बहुत अनकॉमन है, ज़्यादा नहीं होता है। बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ एस्पिरिन की वजह से पेशेंट को इतना किडनी फेल हो गया कि पेशेंट को डायलिसिस पे आना पड़ गया, ऐसा कभी शायद ही कभी होता है। तो इसलिए कंपैरेटिवली उसको उतना अनसेफ नहीं माना जाता है जितना बाकी एनेसेट्स को माना जाता है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स उस बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, उतना ज़्यादा चिंतित नहीं होते। लेकिन हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही है, किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या पेशेंट का फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, यूरिन आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, तो फिर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, डोज़ कम करना पड़ सकता है और कभी-कभार बंद भी
करना पड़ सकता है। वैसे केस में रिस्क बेनिफिट रेशियो को कंपेयर करके एनालिसिस किया जाता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।